7 अप्रैल को हम क्या मनाते हैं? वर्ल्ड हेल्थ डे। 2025 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने क्या थीम रखी है इसकी? आखिर क्यों जरूरी है जीवन में स्वस्थ रहना? नमस्कार, मैं खुशी स्वागत करती हूँ आपका तरंग पॉडकास्ट सीरीज सवाल सेहत का, जो हम यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस के साथ लेकर आते हैं। और आज हम मना रहे हैं वर्ल्ड हेल्थ डे, जिस पर आज हम बात करेंगे डॉक्टर अरुण कुमार शर्मा से, जो कि प्रोफेसर है यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस में। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। नमस्कार सर, सबसे पहले मैं आपको और हमारे दर्शकों को वर्ल्ड हेल्थ डे की शुभकामनाएं देना चाहूंगी। मेरी तरफ से आपके सभी दर्शकों को और आपको विश्व स्वास्थ्य दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। सर, मेरा सबसे पहले आपसे क्वेश्चन ये है, इस बार जैसे हम वर्ल्ड हेल्थ डे मना रहे हैं तो WHO की थीम बिगिनिंग हेल्दी होपफुल फ्यूचर, सर इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ओके, सबसे पहले हमें समझना है कि ये जो थीम है बिगिनिंग हेल्दी फ्यूचर, ये लाइफ के साथ जोड़ा गया है। यानी कि जब बच्चा पैदा हुआ, अगर वो हेल्दी पैदा हुआ तो उसकी जिंदगी जो है सारी आगे फ्यूचर जो है वो हेल्दी रहेगा। तो इसका मेन केंद्र ये है कि हम हेल्दी बच्चा पैदा होने के लिए और इन्वायरमेंट क्रिएट करें। यानी एक गर्भवती महिला अपने गर्भ के दौरान और उससे पहले भी अपने स्वास्थ्य का ख्याल किस तरह से रखे कि जब उसके गर्भ में पल रहा बच्चा पैदा होगा तो वो पूरी तरह से स्वस्थ पैदा हो। और ये प्रमाणित है वैज्ञानिक अनुसंधान के द्वारा कि जो बच्चे हेल्दी पैदा होते हैं, जब बचपन में जब पैदा हुए तब स्वस्थ रहते हैं, वो आगे जाके भी ज्यादा स्वस्थ रहते हैं। जो बच्चे किसी कारणवश आकार में छोटे होते हैं, जिनको हम कहते हैं लो बर्थ वेट बेबी, या गर्भ में पलने के टाइम में बच्चों का आकार और उनकी साइज अगर छोटी रह जाती है, उसको हम कहते हैं इंट्रा यूटेराइन ग्रोथ रिटार्डेशन। तो जो बच्चे इस तरह की कमियों से पैदा होते हैं, आगे जाके उनको बीमारियां होने का, हार्ट की बीमारी होने का, डायबिटीज होने का और अन्य इन्फेक्शियस डिजीज होने की संभावनाएं ज्यादा होती हैं। तो वो बच्चे अल्टीमेटली पूरी लाइफ में जितनी उनकी ग्रोथ होनी चाहिए, जितना उनका विकास होना चाहिए, वो नहीं हो पाता है। इसलिए पब्लिक हेल्थ के डोमेन में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इस बार ये थीम दी है कि हमारा पूरा प्रयास हो कि हर गर्भ में पलने वाला बच्चा स्वस्थ पैदा हो, तो आगे जाके भी वो स्वस्थ रहेगा। ये इसका थीम है। सर, जैसे इसको पब्लिक हेल्थ से छोटे से लोकल लेवल तक जोड़ा गया है, तो सर मेरा क्वेश्चन ये है आपसे कि इस थीम को जैसे आम लोगों से कनेक्ट करने के लिए हमें वो कौन कौन सी चीजें हैं जिस पर ध्यान देना चाहिए? जी, पहली बात तो ये है कि गर्भवती होना और बच्चा पैदा करना, ये प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो महिला की होती है। तो सबसे पहले कोई महिला जब अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखेगी तभी उसके अंदर बच्चा सही पैदा होगा। और ये स्वास्थ्य का ख्याल सिर्फ गर्भवती होने के बाद नहीं रखना है, उसको अपनी पूरी जिंदगी में स्वस्थ रहना है। हमारे देश में दो चीजों की कमियां पाई गई। एक तो लड़कियों में और महिलाओं में रक्ताल्पता होती है, यानी एनीमिया होती है, खून की कमी होती है। तो ये लड़कियां एनीमिया के साथ जब जीती हैं और जब प्रेग्नेंट होती हैं तो एनीमिया की वजह से उनके अंदर पनपता बच्चा जो है उसको पूरा न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है, पूरी ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। तो हमारे देश की सबसे बड़ी ये जो समस्या है एनीमिया, इसको रोकने के लिए भारत सरकार ने कार्यक्रम बनाया एनीमिया मुक्त भारत। और इसमें ज्यादातर महिलाएं चूंकि एनीमिक होती हैं, इसलिए उस पर केंद्र किया गया। दूसरी चीज ये आई कि ये महिलाओं का पोषण वो सबसे जरूरी होता है। गर्भवती होने से पहले अगर वो स्वस्थ हैं तो वो आगे भी स्वस्थ रहेंगी। और गर्भ के समय में अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना और अपने अंदर पल रहे बच्चे के स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना है, तो दोनों का पोषण देखना है। तो दूसरी जरूरी चीज होती है कि दोनों के पोषण का ख्याल रखा जाए। और गर्भवती महिलाओं को जो डॉक्टर्स या आंगनवाड़ी वर्कर या ANM परामर्श देती हैं कि आप इस तरह का भोजन करें, उसका नियमित रूप से पालन करें। इसके साथ कुछ हिदायतें दी जाती हैं कि आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए, आपको समय समय पे जैसे बताया गया वैसे रेस्ट करना चाहिए। कुछ चीजें जैसे सिगरेट, अल्कोहल, इनसे बिल्कुल दूर रहना चाहिए, खास करके गर्भ की अवस्था में। और चौथी चीज की दवाइयाँ, जो दवाइयाँ आपके बच्चे के लिए हानिकारक हो सकती है उन दवाइयों को ना खाएं। विशेष करके दवाई की दुकान से खरीद कर ना खाएं, क्योंकि उसमें बच्चे को हानि होने का रिस्क रहता है।
तो कोई भी दवाई खानी हो तो पहले डॉक्टर से परामर्श करें, डॉक्टर की सलाह पे ही दवाई खाएं। और आखिरी चीज मैं बोलना चाहूंगा कि नियमित रूप से गर्भ धारण होने के बाद नियमित रूप से समय समय पर डॉक्टर की सलाह के हिसाब से जाकर अपनी जांच करवाती रहें, ताकि कोई भी अगर कुछ गड़बड़ होती है, प्रेगनेंसी में कोई प्रॉब्लम नजर आती है, तो तुरंत उसका निदान किया जा सके। इन सावधानियों को बरतने से और वो गर्भवती महिला जो है एक स्वस्थ बच्चे को जन्म देगी। सर अभी हम प्रेगनेंसी की ही बात कर रहे हैं, तो सर ऐसा कहा जाता है जैसे आजकल बहुत बिजी लाइफ चलती है लोगों की, तो महिलाएं प्रेफर करती हैं कि वो अपने वर्क लाइफ कंटिन्यू करें ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी। तो सर इतना ये क्या मिथ है या मिसकंसेप्शन है कि आपको ऐसे टाइम पे रेस्ट ही करना चाहिए, आपको ऑफिस नहीं जाना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, प्रेगनेंसी का पीरियड 9 महीने का होता है, 280 डेज का होता है। जो शुरू के वीक्स होते हैं, जैसे हम कहते हैं कि पहले 12 हफ्ते यानी 3 महीने तक आपको कोई मतलब ऑफिस जाने से या काम करने से परहेज करने की जरूरत नहीं है, अगर आपकी प्रेगनेंसी अदरवाइज नॉर्मल चल रही है तो। फिर जो सेकेंड ट्राइमेस्टर होता है यानी चौथे महीने से लेके छठा जो महीना होता है, उसमें आपको थोड़ी सी अपनी एक्टिविटी कम कर देनी चाहिए, काम कम कर देना चाहिए। और 6 मंथ्स पूरे होने के बाद फिर आपको और काम पे जाना बंद करके और फिर घर पे रहना चाहिए। जो जो पॉलिसीज हैं सरकार की, उसमें भी ये है कि आपको मैटरनिटी लीव मिलती है, 100 डेज मिनिमम आपको मैटरनिटी लीव मिलती है। तो उचित समय पर अपनी छुट्टी का उपयोग करें। ये ना करें कि अगर जैसे आपको लगता है, कुछ लड़कियों महिलाओं को लगता है कि भाई मैं ठीक हूँ, मैं नॉर्मल हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, तो चलो और काम कर देते हैं। इससे बचना चाहिए। जो प्रिस्क्राइब्ड टाइम है कि अब आखिरी 3 महीने आ गए हैं, अब आपको अपने बच्चे का और अपने सेहत का ख्याल रखना है, तो उस समय से धीरे धीरे ऑफिस जाना बंद कर देना चाहिए। सर अभी हम प्रेगनेंसी की बात कर रहे थे, लेकिन आजकल महिलाओं में भी और सब में इंटरमिटेंट फास्टिंग का बहुत क्रेज है। तो जी सर ये कितना सही तरीका है वेट लॉस करने का, वजन घटाने का? जी, देखो, ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है। इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में उतनी ज्यादा डेफिनेटिव रिसर्च अभी नहीं हुई है कि कंक्लूसिवली ये कहा जा सके कि ये अच्छा है या ये बुरा है। जो वैज्ञानिक हैं, जो साइंटिस्ट हैं, रिसर्चर्स हैं, वो भी इस पे एकमत नहीं है। एक ग्रुप का मानना है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग अच्छी चीज होती है, एक ग्रुप का मानना है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग अच्छी चीज नहीं होती। लेकिन अगर हम प्रेगनेंसी की बात करते हैं, प्रेगनेंसी में चूंकि एडिशनल डाइट और एडिशनल न्यूट्रिशन की जरूरत होती है, तो वहां पे तो इंटरमिटेंट फास्टिंग बिल्कुल भी एडवाइजेबल नहीं है। अब अगर किसी को इंटरमिटेंट फास्टिंग करनी है, तो वो अपना अकेले फैसला ना ले, अपने डाइटिशियन या न्यूट्रिशनिस्ट से और अपने मेडिकल एडवाइजर या डॉक्टर से परामर्श करके फिर डिसाइड करें कि उनके लिए इंटरमिटेंट फास्टिंग एडवाइजेबल है या नहीं। कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जिसका हमें पता नहीं होता, अंडरगोइंग मतलब शरीर में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो इंटरमिटेंट फास्टिंग आपके लिए हानिकारक हो सकती है। खास करके प्रेगनेंसी में एक जो डायबिटीज होती है, हम कहते हैं ना, तो जो कुछ महिलाएं जो हैं उनको जेस्टेशनल डायबिटीज होती है, यानी उनको डायबिटीज नहीं है, लेकिन जब वो प्रेग्नेंट हो जाती हैं तब उनके ब्लड शुगर लेवल हाई हो जाते हैं, उनमें डायबिटीज के लक्षण आ जाते हैं। थायराइड भी होता है सर? थायराइड भी होता है, हाइपोथायराइडिज्म की कंडीशन और हाइपरथायराइडिज्म की कंडीशन होती है। तो ये जो कंडीशन है, इनमें अगर आप बिना सोचे समझे इंटरमिटेंट फास्टिंग पे चले जाएंगे, तो ये आपके लिए और आपके घर में पलने वाले बच्चों के लिए हानिकारक है। और मैं ये भी कहूंगा कि ये सिर्फ गर्भवती महिलाओं के लिए नहीं, अगर हम पूरी हमारे सभी दर्शकों को हम बताना चाहें या इन जनरल बताना चाहें, तो इंटरमिटेंट फास्टिंग कोई वैज्ञानिक रूप से पूरी तरह से प्रमाणित तरीका नहीं है वेट लॉस करने का। जहां तक मेरा अनुभव है और जो मैंने सीखा है, उसके हिसाब से मैं सिर्फ ये संदेश देना चाहता हूँ कि फास्टिंग के बजाय आप संतुलित भोजन करें, जिसको हम कहते हैं बैलेंस डाइट, उचित मात्रा में करें। और आप जिसको हम जंक फूड कहते हैं, यानी जो शरीर के लिए किसी भी तरीके से लाभदायक नहीं है, वो खाना बंद करें। और साथ में फिजिकल फिटनेस का खूब ख्याल रखें। कैलोरी खाना, कैलोरी लेना बुरा नहीं है, लेकिन कैलोरी जिस क्वांटिटी में आप ले रहे हो उस क्वांटिटी में आपको बर्न करनी चाहिए। अगर कैलोरी एक्सेस होंगी, फिजिकल एक्टिविटी कम होगी, तो मोटापा आएगा। और अगर आप कैलोरी कम लेंगे और फिजिकल एक्टिविटी करते रहेंगे तो कमजोरी रहेगी। यानी कि ये बैलेंसिंग एक्ट है कि जितनी कैलोरी की आपको रिक्वायरमेंट है, बॉडी को जितनी कैलोरी चाहिए उतनी कैलोरी आप लेते रहिए। और जो हमारे सिद्धांत बने हुए, इवन प्राचीन काल से हम देखते हैं कि भाई आपको ब्रेकफास्ट करना चाहिए, आपको लंच करना चाहिए, आपको इवनिंग में स्नैक्स लेना चाहिए और एक प्रॉपर हेल्दी मील रात को भी लेना चाहिए। तो ये जो 4 मील्स का कंसेप्ट है, ये ऐतिहासिक समय से चला आ रहा है और जिन लोगों ने उसको दिनचर्या में फॉलो किया है वो सारी जिंदगी काफी हद तक हेल्दी रहे।
तो हम सिर्फ इस बेसिक प्रिंसिपल का भी अगर पालन करें, बैलेंस डाइट खाएं, न्यूट्रिशियस फूड खाएं, जंक फूड ना खाएं, फिजिकली एक्टिव रहें, तो किसी भी स्पेशलाइज्ड डाइटरी प्रोग्राम में जाने की हमें जरूरत नहीं। सर अभी आपने प्राचीन काल और कैलोरीज की बात करी, तो एक मिसकंसेप्शन है कि अगर आप घी खाएंगे, लोग अवॉइड करते हैं घी की फैट बढ़ता है। तो सर ऐसे मिथ्स और मिसकंसेप्शंस है जो उन्हें हम कैसे डील करें? बिल्कुल, इसका मैं जवाब देना चाहूंगा कि हमारे दो तरह के न्यूट्रिएंट्स के हमारे शरीर को जरूरत होती है। एक होते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और एक होते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में तीन चीज आती हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन। और कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन तीनों इसेंशियल कंपोनेंट है। यानी फैट जो है, ऐसा नहीं हो सकता कि हम बिना फैट खाए रह लें, क्योंकि फैट में भी बहुत ऐसे इसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं जो शरीर को हेल्दी रखने के लिए जरूरत है। तो इसका मतलब ये हुआ कि फैट किसी न किसी फॉर्म में हमें लेना चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि दो तरह के फैट होते हैं, एक हेल्दी फैट होता है, एक अनहेल्दी फैट होता है। अनहेल्दी फैट क्या होता है? वो फैट जो हमारे अंदर कोलेस्ट्रॉल की क्वांटिटी बढ़ाता है ना, और जिसको हम कहते हैं बैड कोलेस्ट्रॉल, जो फैट उसको बढ़ाता है, वो हमें कम खाना चाहिए। अब अगर स्पेसिफिक घी की बात करें तो कैटेगराइजेशन है कि देखो, घी जो है, अगर हम घी में फ्राई करते हैं और घी को हीट करते हैं और उसके अंदर कुछ बनाते हैं, तो उसका जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाता है, और वो चेंज स्ट्रक्चर जो है वो शरीर के लिए हानिकारक होता है। लेकिन जो कच्चा घी खाया जाता है, जैसे मान लीजिए कि रोटी बनाते हैं, रोटी के ऊपर आपने घी लगाया, दैट घी इन ए लिमिटेड क्वांटिटी इज गुड फॉर हेल्थ। लेकिन अगर आप घी में पूड़ियां तल रहे हैं, घी में पराठे बना रहे हैं, और रोज आप घी के पराठे खा रहे हैं और घी की पूड़ियां खा रहे हैं, या बहुत ज्यादा क्वांटिटी में घी खा रहे हैं, तो वो आपके लिए हानिकारक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि घी नहीं खाना चाहिए। दूसरी चीज आती है घी के साथ तेल। अलग अलग तरह के तेल होते हैं, उसमें भी ये है कि कुछ हेल्दी ऑयल्स होते हैं जो हमारे कुकिंग मीडियम होने चाहिए। जैसे हमारे देश में अगर हम लोकली कहें तो जैसे सरसों का तेल होता है, मस्टर्ड ऑयल, दैट इज वेरी हेल्दी। और अगर मैं कहूँ कि देखिए ऑलिव ऑयल भी टेस्टी होता है, लेकिन ऑलिव ऑयल की प्रॉब्लम ये है कि ऑलिव ऑयल इज लिटिल एक्सपेंसिव, इट इज इम्पोर्टेड, बट एज गुड इज माई मस्टर्ड ऑयल जो लोकल होता है। और शुद्ध मस्टर्ड ऑयल जो है वो बॉडी के लिए बहुत सेहतमंद होता है, वो बॉडी के लिए जरूरी होता है। लेकिन कुछ तेल होते हैं, जैसे हमारे यहाँ पे बहुत सारे स्नैक्स जो है वो पाम ऑयल में बनते हैं। पाम ऑयल में जब स्नैक्स फ्राई किए जाते हैं वो बहुत हानिकारक होते हैं, कि पाम ऑयल में और कोलेस्ट्रॉल और सैचुरेटेड फैट बहुत ज्यादा होता है। तो अगर हम पाम ऑयल में तली हुई चीजें ज्यादा खाते हैं, पाम ऑयल ज्यादा खाते हैं, तो हमारी बॉडी में बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की चांसेस ज्यादा होती है। तो वो तेल हानिकारक है। तो हमें ये चूज करना है कि कौन सा तेल हमारे लिए सही है और किस फॉर्म में खाया जाए। आखिरी बात इस बारे में ये बोलूंगा कि बाजार में क्या होता है, इकोनॉमिक रीजन से एक ही तेल को यूज करके बार बार उसमें चीजें फ्राई की जाती है। कि मान लीजिए समोसे खाने का हमें बड़ा शौक होता है, अब वो कढ़ाई में एक बार तेल डाला गया, एक राउंड समोसा बन गया, वो जो ऑयल था वो अपने हीटिंग पॉइंट तक पहुंच गया, उसी तेल को बिना चेंज के दोबारा हमने फ्रेश समोसे उसमें बनाए, तीसरी बार बनाए, तो ग्रेजुअली जितनी बार हम बनाते जाएंगे उस तेल की क्वालिटी उतनी खराब होती जाएगी। तो जब हम वो स्नैक्स खाते हैं, हम तो इस बात को पूछ नहीं सकते कि ये तेल में पहला बना हुआ समोसा या दूसरी राउंड का या तीसरी राउंड का। होटल्स शायद तेल बेचते भी, तो उन्होंने यूज कर लिया। जी जी, वो तेल सस्ते में बेचते हैं, और जो अफोर्ड नहीं कर सकते वो फिर वो सस्ता तेल खरीदते हैं। तो ये जो प्रैक्टिसेस है ना, वो तेल को बदनाम करती है। तेल या घी अपने आप में बुरी चीज नहीं है। हाउ इट इज कंज्यूम्ड, हाउ मच इट इज कंज्यूम्ड इज मोर इम्पोर्टेंट देन व्हाट यू आर कंज्यूमिंग इन दिस पर्टिकुलर केस। सर मेरा आपसे अगला सवाल ये है, आजकल वर्क प्लेस, बिजी लाइफ, इतना सब कुछ है, तो हम अपनी जो डाइट है उसको कैसे मेंटेन कर सकते हैं, हम अपनी हेल्थ कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं? हाँ, नेचुरली आई एग्री विथ यू कि लाइफ बिजी है, और खास करके बड़े शहरों में जहाँ भागदौड़ की जिंदगी होती है। लेकिन मेरा ये कहना है कि जो काम हमारी लाइफ में प्रायोरिटी है उसको इग्नोर करके हम क्या हासिल कर लेंगे। कहने का मतलब, अगर हम अपनी डाइट को इग्नोर करेंगे तो हम बीमार होंगे, अगर हम बीमार होंगे तो जो हासिल करने के लिए हम दौड़ रहे थे वो कहाँ तक हासिल कर पाएंगे। तो ये लाइफ में प्रायोरिटाइज करना बहुत जरूरी। खास करके आजकल की युवा पीढ़ी को मैं एक बात कहना चाहूंगा कि 24 घंटे में से बहुत सारे बच्चे ऐसे जो कितना टाइम अपने स्क्रीन पे गुजारते हैं, और स्क्रीन पे भी गुजारते हैं सोशल मीडिया में, रील्स देखना, सोशल मीडिया पे लगे रहना। और अगर हैबिट देखा जाए, अभी रिसेंटली मैं कुछ और एक्सपर्ट्स के पॉडकास्ट सुन रहा था कि लोग 24 घंटे में से 4-4, 6-6 घंटे और स्क्रीन पे गुजारते हैं।
वो टाइम जो आपने स्क्रीन को दिया उसमें से 2 घंटे निकाल के क्या आप अपनी हेल्थ के लिए नहीं दे सकते? क्या हम इस तरह से प्लान नहीं कर सकते कि मेरा ब्रेकफास्ट कंपल्सरी है, मेरा लंच कंपल्सरी है, मेरा डिनर कंपल्सरी है? वो करने के बाद जो टाइम बचेगा दैट आई एम गोइंग टू यूटिलाइज समवेयर। सो इट इज अ क्वेश्चन ऑफ बीइंग डिसिप्लिन्ड इन योर ओन सेल्फ। हम हर चीज में डिसिप्लिन की बात करते हैं। आप स्कूल जाते हो, आप कॉलेज जाते हो, वहां आपको डिसिप्लिन सिखाई जाती है कि आपको समय पे आना है, समय पे क्लास करनी है, समय पे जाना है, आपके लिए लंच ब्रेक बना हुआ है। तो ये डिसिप्लिन आपको लाइफ में हेल्दी जिंदगी जीने के लिए और प्रेरित करता है और सिखाता है। तो हम अपनी व्यक्तिगत जिंदगी में स्कूल और कॉलेज की लाइफ को छोड़ के भी उन 24 घंटों में अगर ये डिसिप्लिन बना लें कि आई एम नॉट गोइंग टू स्किप माई ब्रेकफास्ट, I'm not going to skip my lunch, and I'll make sure that as far as possible I'll eat healthy only. If these basic principles are followed, nobody will have a problem with their health. तो ये तो अपने आप को ट्रेन करने की और डिसिप्लिन करने की जरूरत है कि ये मैंडेटरी काम है, हमें ये करना। सर आपने बहुत एक अच्छा मैसेज दिया है कि मटेरियलिस्टिक थिंग्स के ऊपर हमें खुद को प्रेफर करना चाहिए, खुद को सेल्फ लव देना चाहिए जी। सर मेरा आपसे अंत में सवाल बस इतना ही है कि जाते जाते आप हमारे श्रोताओं को कुछ हेल्दी टिप्स देते जाए कि वो उस टिप्स को यूज करके हेल्दी रहे। जी। सबसे पहली बात कि हेल्थ में हमें 3 चीजों का ध्यान रखना। हेल्थ की डेफिनेशन क्या है? अगर मैं जो मेडिकल फील्ड से नहीं आते या पब्लिक हेल्थ फील्ड से नहीं आते उनको ध्यान में रख के कहूँ कि हाउ डू यू डिफाइन हेल्थ? सो WHO हेल्थ की डेफिनेशन देता है कि दिस इज द हाईएस्ट स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग। So you have to remember that you have to be healthy physically, you have to be healthy mentally, you have to be healthy spiritually, and you have to be healthy socially. And how do you do that? You take care of your physical health by taking the right diet, by doing the right kind of physical activity, and living in a healthy green environment. जब आपको आपका समाज हेल्दी ग्रीन एनवायरनमेंट नहीं दे रहा, तब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस एनवायरनमेंट को ग्रीन बनाए। मैं खास करके दिल्ली वासियों को ये कहना चाहता हूँ कि हम बहुत पॉल्यूटेड शहर में रहते हैं, हमारा पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है। सो हर दिल्ली के निवासी का, हर यहाँ के नागरिक का ये कर्तव्य है कि हाउ कैन ही कंट्रीब्यूट टू प्रिवेंटिंग दैट पॉल्यूशन। चाहे वो कारपूल के माध्यम से हो, चाहे वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के यूज के माध्यम से हो, या अननेसेसरीली किसी भी पॉल्यूटेंट को हवा में बचाने के लिए व्यक्तिगत रूप से जो नागरिक जो कर सकता है वो जरूर करे। दूसरी बात, स्वस्थ रहने के लिए हम सारे टाइम यही बात करते रहिए कि अच्छा खाइए, स्वस्थ खाइए, पोषक तत्वों को खाइए जो आपको शरीर को चलाने में काम करता है। और मानसिक स्वास्थ्य बहुत जरूरी है। मानसिक स्वास्थ्य को इग्नोर ना करें। इससे जुड़ी हुई बहुत सारी समस्या हैं। पहली बात तो कि मानसिक स्वास्थ्य के साथ एक स्टिग्मा जुड़ा हुआ है कि कोई अगर किसी को मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है तो वो उसको डिस्कस करने में, अपने परिवार में, अपने दोस्तों में झिझकता है क्योंकि उसके साथ स्टिग्मा जुड़ा हुआ है। मेरा कहना है कि अगर आप किसी मानसिक परेशानी से गुजर रहे हैं तो जरूर अपने दोस्तों से, अपने शुभचिंतकों से, अपने परिवार के उन सदस्यों को जो आपको समझते हैं उनसे जरूर डिस्कस करें, क्योंकि वो शुरू की परेशानी अगर आपने उस पर ध्यान नहीं दिया तो वो आगे जाके बढ़ के एक बड़ी बीमारी बन सकती है। इसलिए मेंटल हेल्थ को इग्नोर मत कीजिए। कभी भी आपको लगता है कि आपको कोई स्ट्रेस हो रहा है, मेंटल हेल्थ की परेशानी हो रही है, आप अपनी अपनी भावनाओं को, अपनी सोच को एक नियंत्रित दिशा नहीं दे पा रहे हैं, वो आपके कंट्रोल से बाहर जा रही है, please stop, look at yourself, think about your mental health, take help, and come back to normal way and again start living. And in social and spiritual life, मैं स्पिरिचुअलिटी को धर्म के साथ नहीं जोड़ रहा, मैं स्पिरिचुअलिटी को एक दिनचर्या के रूप में कहता हूँ कि बीइंग स्पिरिचुअल डज नॉट मीन दैट यू हैव टू स्टैंड विद फोल्डेड हैंड इन फ्रंट ऑफ एनी गॉड यू बिलीव इन। दैट्स फाइन इफ यू डू, बट स्पिरिचुअलिटी मीन्स हैविंग ए बैलेंस स्टेट ऑफ माइंड, डूइंग द राइट थिंग्स व्हिच यू आर एक्सपेक्टेड टू डू। और सोशल में भी यही बात है कि हम आक्रोश कम रखें, हम गुस्सा कम करें और लोगों के साथ एक सद्भावना बनाए रखें, तो हमारी सोशल हेल्थ भी ठीक रहेगी। ये 4 चीजें हैं। इन 4 चीजों को हमने अगर बैलेंस करके जीना सीख लिया तो देयर इज नथिंग दैट विल स्टॉप अस फ्रॉम बीइंग हियर। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस कार्यक्रम में आने के लिए और अपने सरल शब्दों में स्वास्थ्य की इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने की। बहुत बहुत खुशी, आपके साथ बात करके मुझे भी बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद। आज की इस तरंग पॉडकास्ट सवाल सेहत का सीरीज में बस इतना ही। हम जल्द आपसे मिलेंगे फिर एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए आप हमें दीजिए इजाजत। धन्यवाद।